हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आप सबका विवेक रंजन। आपका फिर से स्वागत है लाइव स्मिथ के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे, जो कि बाबू पावर्ड है चाणक्य क्लासेज के द्वारा। तो आज मैं फिर से मौजूद हूं आपके सामने और हम लोग फिर से अपने वही क्लास 8 के हिस्ट्री सेक्शन की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अभी अपने एक शानदार चैप्टर जो कि ट्रेड टू टेरिटरी के नाम से आपके किताब में हिस्ट्री की बुक में दी हुई है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के डिफरेंट सेशंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। प्रोबेबली आज बाबू ये हमारे इस चैप्टर के लिए आखिरी सेशन होने वाला है, ठीक, जिसमें हम लोग अपनी की गई बातों को और आगे ले जा करके अपने इस सफर को कंप्लीट करने वाले हैं। यानी जो सफर हमारा शुरू हुआ था कि कैसे अंग्रेज व्यापारी बन के आए और उन्होंने हमारे यहाँ अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश कर ली, तो ट्रेडर से लेकर के कनकरर बनने तक का जो अंग्रेजों का सफर था, उसमें अलग अलग पहलुओं को हमने इस चैप्टर के अलग अलग सेशंस में देखे। ठीक, हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपने व्यापारिक एक्टिविटीज को शुरू करते हुए जब अलग अलग इलाके में वो गए, चाहे वो बंगाल का इलाका हो, फिर बंगाल से बढ़ते हुए चाहे वो मैसूर हो, मैसूर से जाते हुए चाहे मराठा किंगडम हो, कैसे उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी और इंटरनल इंटरफेरेंस के जरिए उन्होंने अलग अलग इलाके को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और अंततः वो हमारे रूलर बनकर के बैठ गए हमारे इंडिया में। ठीक है, तो आज हम लोग वहीं आगे की बात करेंगे। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोगों ने मराठा किंगडम्स के अंग्रेजों के कंट्रोल तक की बात कर चुके थे कि कैसे उन्होंने मराठा किंगडम को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि एक बार जब पूरा का पूरा मराठा एम्पायर अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया, तो अब अंग्रेज अपने आप को सुप्रीम पावर समझने लगे और उन लोगों ने भारत के अंदर में पारामाउंटेसी को क्लेम करना शुरू कर दिया कि अब भारत के अंदर अगर कोई सबसे सुप्रीम पावर है तो वो ब्रिटिशर्स हैं। आई बात समझ में? और इस पारामाउंटेसी के अंतर्गत उन्होंने किन अलग अलग और दूसरे क्षेत्रों को भी, जो छोटे मोटे एम्पायर थे, उनको भी अपने कंट्रोल में लेकर के पूरे भारत को ही अपना कॉलोनी बना लिया। इस सेशन के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं। यानी मराठा किंगडम से आगे बढ़ करके उन्होंने और कौन से दूसरे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, वहां अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश किया। ठीक, पारामाउंटेसी को क्लेम करते हुए यही आज हमारे चर्चा का विषय बाबू रहने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक, आप देखेंगे इसमें सबसे फेमस आता है बैटल ऑफ कित्तूर। ठीक है, यानी कर्नाटका, आज के कर्नाटका के अंदर में ये कित्तूर जगह था, वहां की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में उन्होंने रानी चेन्नम्मा को हराया। ठीक, कित्तूर की रानी कौन थी बाबू? रानी चेन्नम्मा। देखिए, ठीक है, इसको, इस लेडी को फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर की संज्ञा भी दी गई है। ठीक, फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर रानी चेन्नम्मा, क्योंकि वो पहली ऐसी स्त्री थी, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों से दो दो हाथ करने की कोशिश की थी। वो अलग बात है कि ये रानी जो थी वो हार गई और प्रिजन में, जेल में, जब उन्होंने, अंग्रेजों ने इन्हें हराने के बाद इन्हें प्रिजन में बंद कर दिया, जेल में बंदी बना ली, तो उसी जेल में इनकी मृत्यु हो गई 1829 में। और इनकी मृत्यु के साथ कित्तूर वाला जो इलाका था वो भी अंग्रेजों के अंतर्गत आ गया। ठीक, आप देखेंगे बैटल कंटिन्यूड अंडर रायन्ना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, बट अरेस्टेड एंड हैंग्ड इन 1830। रानी चेन्नम्मा के मरने के बाद आप देखेंगे कि वहां का एक गरीब चौकीदार था रायन्ना, ठीक है, और इसने उस लड़ाई को जारी रखा, लेकिन बस एक साल के अंदर में ही इसको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर दिया और 1830 में फांसी पे लटका दिया। ठीक, 1830 के लास्ट पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, वो अब रसिया के लिए चिंतित होने लगी थी। यानी भारत के सारे इलाकों को कब्जा में लेने के बाद अंग्रेजों को यह डर था कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, अगर हम बात करें तो इधर वाले इलाके से उन लोगों को डर था कि रशियन लोग आकर के अपने पावर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं भारत के नॉर्थ वेस्टर्न सटे हुए इलाके में। तो इसलिए अब वो रशियन लोगों से चिंतित होने लगे कि हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उधर हम रशियन लोगों को रोक सके। ठीक, इट इमेजिन दैट
रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। ठीक, इन लोगों को डर था, अंग्रेजों को इस बात का डर सता रहा था कि ऐसा हो सकता है कि रसिया एशिया में इंटर करके और भारत में नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन से इंटर करके अपना परजेंस दिखा सकता है, और इट माइट बी पॉसिबल कि उनके परजेंस के चलते हमारे जो बने बनाए एम्पायर है उस एम्पायर पे कहीं क्वेश्चन मार्क न लगने लगे, उस एम्पायर के लिए कहीं खतरा ना बनने लगे वो लोग, इसलिए उनके आने से पहले ही उनकी कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वो आ ही ना पाए। ठीक है, इस चक्कर में अब अंग्रेज पड़ गए कि कैसे नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से किसको, रशियन लोगों को भारत में आने से रोकना है। देखिए उसके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था किया, देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इस डर के कारण, अंग्रेजों के इस डर के कारण उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने का सोचा। उनको लग रहा था कि ये हो सकता है कि वो लोग हमारे यहां एंटर कर जाएं और अपना अगर परजेंस उन्होंने दिखा दिया तो वो हमारे लिए डेंजरस भी साबित हो सकते हैं, तो क्यों ना उनके आने से पहले ही उनका व्यवस्था कर दिया जाए, वहां हमारा पुख्ता व्यवस्था कर दिया जाए कि अगर वो आए और उनसे दो दो हाथ होते भी हैं तो उनको जबरदस्त तरीके से जवाब देके हम उधर ही से लौटा दें। तो इसलिए अंग्रेजों ने भी नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में अपना कब्जा जमाने का कोशिश करना शुरू कर दिया। ठीक, आई बात समझ में? तो They fought a prolonged war with अफगानिस्तान। देखोगे आप तो भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में वहां से सटा हुआ देश जो है वो अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान के साथ अंग्रेजों ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी। 1838 से 1842 के बीच ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ, और एंग्लो अफगान वार में अफगानिस्तान की हार हुई, और ये वाला इलाका जो था वहां भी अंग्रेजों ने अपना इनडायरेक्ट रूल स्टैब्लिश कर लिया। यानी अब इनका यहां पे भी भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भी अब इनका कंट्रोल स्टैब्लिश हो चुका था, और वो लोग इंश्योर कर चुके थे कि उधर से भी हम रशियन लोगों को भारत में एंटर नहीं करने देंगे। ये देखिए, ये एंग्लो अफगान वार का, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार का एक सीन दिखाया जा रहा है आपको। आप जानते हैं कि भारत के नॉर्थ वेस्ट इलाके में पहाड़ी इलाके हैं, और उन्हीं पहाड़ी इलाकों के बाद वाला जो देश है वो अफगानिस्तान देश है। तो अफगानिस्तान में जो लड़ाई उन्होंने लड़ी उसको एंग्लो अफगान वार के नाम से जानते हैं। 1838 से 42 के बीच 4 साल चलने वाली ये लड़ाई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने अपनी जीत सुनिश्चित करी, और नॉर्थ वेस्ट वालों इलाके में रशियन लोगों के लिए उन्होंने बैरिकेटिंग करने का काम कर दिया। यानी अब रशियन उधर से नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहां पे अंग्रेजों ने अपनी छावनी बना ली थी। आगे देखेंगे, इस तरह से अफगान वाले हिस्से पे कंट्रोल करने के बाद अंग्रेज और आगे बढ़े। आगे बढ़कर के उन्होंने सिंध वाले इलाके को इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, पैरामाउंटेसी के अकॉर्डिंग, यानी आप देखोगे ना तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का पीरियड था, ठीक है, उसमें उसने ये करार दिया कि अब अंग्रेज जो है वो पैरामाउंट होंगे, सुप्रीम पावर होंगे। अंग्रेजों को अगर मन करेगा तो वो भारत के राजाओं से उनका राज्य जब मन करे तब ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भारत में अब इस समय कोई सबसे पावरफुल, ठीक है, एम्पायर बिल्डअप हुआ है तो वो अंग्रेजों का पावर है। तो अंग्रेजों को कोई भी नहीं रोक सकता कि इंडिया के छोटे छोटे राजाओं से उनके एम्पायर को कंट्रोल में लेने से। ठीक है, तो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग सिंध जो था वो 1843 में अंग्रेजों के अंडर में मिला दिया गया। अगला टारगेट, अंग्रेजों का अगला टारगेट था पंजाब का इलाका, ठीक, जहां पे सिख कम्युनिटी जो थी वो राज कर रही थी। अलग बात है कि रंजीत सिंह ने अंग्रेजों को पंजाब आने से रोका हुआ था। उनके जिंदा रहने तक ब्रिटिशर्स जो थे वो सफल नहीं हो पाए पंजाब को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो वही बात है कि रंजीत सिंह के डेथ के बाद, उनकी डेथ हो गई 1839 में, उनकी डेथ होने के बाद पंजाबियों से ठीक सिख कम्युनिटीज के लोगों से 2 बड़ी लड़ाइयां हुई, और उन लड़ाइयों में सिख किंगडम को हार झेलना पड़ा, और इस हार ने इंश्योर कर दिया कि अब पंजाब भी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका था। ये जो लड़ाइयां हुई एंग्लो सिख वार के नाम से जानी जाती हैं। ये 2 लड़ाइयां, पहली 1845 से लेके 46 के बीच, और दूसरी वाली बाबू 1848 से 49 के बीच। इन दोनों लड़ाइयों को एंग्लो सिख वार के नाम से जानते हैं, एंग्लो सिख वार के नाम से जानते हैं। ठीक, और इन एंग्लो सिख वार्स के रिजल्ट के अनुसार जब सिख किंगडम के लोग हार गए तो अल्टीमेटली 1849 में
पंजाब जो था वो भी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। ये एंग्लो सिख वार के लड़ाई का ये मंजर आप देख सकते हैं सामने, ठीक, कैसे सिख कम्युनिटी और अंग्रेजों के बीच ये जबरदस्त तरीके से ये लड़ाई का फोटो आपको बयां कर सकता है कि कितनी जबरदस्त ये लड़ाई रही होगी। ठीक है, तो इन दोनों लड़ाइयों ने अंग्रेजों के लिए रास्ते खोल दिए कि वो पंजाब को भी अपने कंट्रोल में ले चुके थे। ठीक, अब एकमात्र इलाका था अवध का इलाका, जो थोड़ा उस समय एक पावरफुल किंगडम के रूप में था, उसको भी अंग्रेजों को अपने कंट्रोल में लेना था। बाकी छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, देखेंगे उनको अंग्रेजों ने कैसे किन नियमों के तहत अपने कंट्रोल में लेने का काम किया। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि पहले अफगानिस्तान वाले पोर्शन में उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, फिर सिंध को अपने कंट्रोल में ले लिया, फिर पंजाब को भी ले लिया हुआ है। आगे अवध के तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखेंगे आप, फाइनल वेव ऑफ द एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। अब आप देखेंगे कि 1848 में ही भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन बन चुका था बाबू? लॉर्ड डलहौजी बन चुका था। ये लॉर्ड डलहौजी जो था वो 1848 से लेके 1856 तक भारत का गवर्नर रहा। इसके जस्ट बाद लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर बना, उसी के अंडर में हमने 1857 की क्रांति की थी। आप आगे चल के पढ़ोगे तो ये जो 8 साल का इसका पीरियड था ना, ये कई मामलों में देखा जाए तो भारत के लिए बेनिफिशियल भी रहा और भारत के लिए निगेटिवली इंपैक्ट डालने वाला भी रहा। ठीक, इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो भारत को काफी चोट पहुंचाता है। तो वहीं इसके द्वारा किए गए कुछ विकास वाले काम भी थे। यही डलहौजी ही भारत में रेलवे को लेके आया। भारत में अगर रेलवे का विकास हुआ तो वो किसके टाइम पे? डलहौजी के टाइम पे। भारत में अगर इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ बाबू तो वो किसके चलते? डलहौजी के टाइम पे। भारत में टेलीग्राफ सिस्टम की अगर व्यवस्था हुई तो वो किसके चलते? डलहौजी के चलते। ठीक है, वुड्स डिस्पैच जो आया जिसके चलते भारत में, ठीक है, भारत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हुई, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के तहत अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाइयां शुरू हुई, तो ये वुड्स डिस्पैच भी इसी के टाइम पे आया। ठीक, रेलवे लाइन जैसा मैंने बताया इसी के टाइम पे बिछाया गया। ठीक, लेकिन इसके द्वारा किया गया एक निगेटिव इंपैक्ट वाला भी काम था जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बाबू इसने कुछ भारत के जबरदस्त छोटे छोटे किंगडम्स को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हवाला देते हुए इसने अपने कंट्रोल में मिला लिया था, अंग्रेजों के डोमिनेंस में लाके रख दिया था। उसकी भी बात हम लोग इसी टॉपिक के अंदर में करने वाले हैं। ठीक, तो देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, ये क्या व्यवस्था थी, इसको हम लोग समझने का काम करते हैं। देखिए, तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों का जो एनेक्सेशन का दौर था उसका आखिरी लहर लॉर्ड डलहौजी के आने के बाद पूरा हुआ, जो 1848 से लेके 56 के बीच भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक, उसने एक पॉलिसी शुरू की जिस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा होता था जनरली हमारे इंडियन कल्चर में जो एम्पायर बिल्डअप होते थे शुरू से ही, एंशिएंट पीरियड से ही आप इसको देख सकते हो। एंशिएंट पीरियड से ही जो हमारे यहाँ एम्पायर बिल्डअप होते थे उसमें ये नियम लगाया जाता था बाबू कि अगर राजा है तो उस राज्य का अगला राजा जो बनेगा वो उसका बड़ा वाला बेटा बनेगा। ऐसा सिस्टम चला आ रहा था कि इल्डेस्ट सन विल बी द नेक्स्ट हायर ऑफ द एम्पायर, यानी उस एम्पायर का अगला उत्तराधिकारी जो होगा वो कौन होगा? उस राजा का सबसे बड़ा वाला बेटा होगा। ठीक, आई बात समझ में? और एक और चीज होती थी कि डलहौजी ने अब क्या सिस्टम लगाया वो देखेंगे। उसने कहा कि ठीक है, आपका अपना बेटा है तो आप उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए, अपना नेचुरल हायर घोषित कर दीजिए, एंड ही विल बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्पायर। आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। बट if a king dies without any natural hire, then the particular kingdom would be taken over by the Britishers according to the system doctrine of lapse। समझ में आया? यानी कहने का क्या मतलब कि आप अपने गोद लिए हुए बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते। अगर आपका अपना बेटा है, ओके,
कोई दिक्कत नहीं, वो अब अगला अधिकारी बन सकता है, अगला उत्तराधिकारी बन सकता है, अगला राजा बन सकता है। बट अगर आपका अपना औलाद नहीं है, अपने सगे बेटे नहीं है, तो आप चाहो कि किसी गोद लिए हुए बच्चे को हम राजा बना दे, तो दैट वोंट बी पॉसिबल। ठीक है, ये सिस्टम कहता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इफ अ किंग died without any natural heir, then the kingdom would be taken over by the Britishers according to the system, and this system was commonly known as doctrine of lapse। यानी बिना नेचुरल हायर के अगर राजा मर गया तो उस राज्य की जिम्मेवारी अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी, गोद लिए हुए बेटे के हाथ में नहीं आएगी। यही सिस्टम आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाता था, और इसके तहत उसने भारत के बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को अपने कंट्रोल में लिया। कौन थे देखेंगे। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन सिस्टम। सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। ये अलग अलग टाइम पीरियड पे आप देखोगे कि बहुत सारे, सतारा को, संबलपुर को, उदयपुर को, नागपुर को और झांसी को, इन सारे छोटे छोटे किंगडम्स जो थे, उन सारे किंगडम्स को इसने, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भारत में मिलाने का काम किया। ठीक, उसके बाद अफगानिस्तान में इन्होंने इनडायरेक्ट रूल की एस्टेब्लिशमेंट कर ली 1838 से 42 के बीच में, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के तहत, और लास्ट में, सबसे लास्ट में इन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में लिया। अवध कब कंट्रोल में आया? 1856। उस समय भी भारत का गवर्नर जनरल ये डलहौजी ही था। ये अवध का किला आप देख सकते हैं, और कैसे अवध के साथ अंग्रेजों की लड़ाई दिखाई जा रही है। डलहौजी ने आरोप लगा दिया कि अवध में रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वहां की व्यवस्था अच्छे तरीके से वहां का नवाब नहीं देख पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां के लोगों को अच्छा सिस्टम देने के लिए, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं देने के लिए जरूरी बन जाता है कि अवध का कंट्रोल अब भारत के हाथ में ना रह के अंग्रेजों के हाथ में आ जाए। इसी थीसिस के द्वारा, इसी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाते हुए डलहौजी ने अवध को 1856 में अपने कंट्रोल में ले लिया। और यही अवध जो था वो सबसे लास्ट टेरिटरी था जो अंग्रेजों के कंट्रोल में आया। इस तरह से 1856 आते आते, यानी कहने का मतलब जो सफर 1757 में शुरू हुआ था बैटल ऑफ प्लासी के साथ, वो सफर 1856 में खत्म हुआ, और अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो हमारे सुप्रीम पावर बन चुके थे। यानी इन्होंने अब पूरी इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी प्लासी से शुरू करके अवध तक आते आते उन्होंने पूरे भारत को, केवल भारत को ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों को भी, अफगानिस्तान चलिए आप, नेपाल वाले इलाके में चलिए आप, इन सारे इलाकों को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इस तरह से पूरा भारत जो था अब अंग्रेजों की कॉलोनी बन चुकी थी। पूरे भारत पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो चुका था। यानी अब हमने ये देख लिया था कि जो लोग व्यापारी बन के आए थे 1856 आते आते बाबू, अब वो हमारे रूलर बन चुके थे। ठीक, तो एक बार जब ये रूलर बन गए तो इन्होंने हमारे यहाँ के सिस्टम को कैसे चलाना शुरू किया, यानी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज इन्होंने लगाई। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर आपको किसी चीज का पावर मिल जाता है, कहीं के आप अधिकारी बन जाते हैं, तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अपनी कंट्रीज में देखते भी हैं कि सरकारें बनती हैं और चलाई जाती हैं। तो सरकारें जो होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम करती हैं, है कि नहीं है। कुछ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होते हैं और कुछ परमानेंट भी होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, डिफरेंट ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक, आपकी आर्मी होती है, आपकी पुलिस व्यवस्था होती है, आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो आपके ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम करते हैं। तो उसी तरह इन द सेम वे अंग्रेजों के हाथ में जब पावर आ गया, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बाबू जब पावर आ गया, तो उन्होंने कैसे, ठीक है, हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना शुरू किया, ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। यानी सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अंग्रेजों ने कैसे एक नए प्रशासन की व्यवस्था करी और उस प्रशासन को चलाना शुरू किया, देखेंगे। यानी कैसे अंग्रेजों ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया, ये देखेंगे कंपनी के अंडर में। ठीक, सबसे पहले देखा जाए तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया स्टूड ऑन 3 पिलर्स, यानी अंग्रेजों का जो शासन था वो उनके 3 पिलर्स पे चलता था।
चलना शुरू हुआ। कौन? सिविल सर्विसेज। पहले अंग्रेजों की शानदार व्यवस्थित आर्मी और उनकी डिसिप्लिन्ड पुलिस, ये तीनों लोग जो थे वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था को, अंग्रेजी डोमिनेंस को भारत में इंश्योर करने का काम करते थे। यहां सिविल सर्विसेज के अधिकारियों की फोटो आप देख सकते हैं। ये सिविल सर्विसेज के अधिकारी वो लोग बनते थे जो लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करके आते थे। उस टाइम पे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन हेल्ड कराए जाते थे। कहां? लंदन में। ठीक है। और इसी एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले लोग जो होते थे उनको ठीक सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करने का मौका दिया जाता था और वो भारत में अंग्रेजों के बिहाफ पे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन देखने और चलाने का काम करते थे। उनकी आर्मी, ये देखिए उस समय की ब्रिटिश आर्मी और उनका ड्रेस आप देख सकते हैं, काफी डिसिप्लिन्ड आर्मी होती थी। इस आर्मी में ना केवल ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे, ना केवल यूरोपियन सोल्जर्स होते थे, बल्कि भारतीयों को भी मौका दिया जाता था। अलग अलग नए नए रेजिमेंट्स बना करके, नए नए बटालियन बना करके भारतीयों को भी आर्मी में भरा जाता था। ठीक है। वो अलग बात है कि भारतीय लोगों को बड़े पोस्टेज नहीं दिए जाते थे, लेकिन इनको आर्मी में जगह तो दी जाती थी। पुलिस डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, अंग्रेजों के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें भी भारतीय लोग होते थे, लेकिन भारतीय लोग बेसिकली हवलदार या कांस्टेबल बन के ही रह जाते थे। बड़े पुलिस अधिकारी बनने का अधिकार इन्हें भी नहीं था। तो इस तरह से ये तीनों लोग, सिविल सर्विसेज के लोग, आर्मी के लोग और पुलिस, ये तीनों लोग मिलकर के अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन को भारत में चलाने का काम कर रहे थे। देखेंगे और भी क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव अंग्रेजों ने लाया भारत के अंदर में अपना एम्पायर बिल्डअप करने के बाद, ये भी देखते हैं थोड़ा सा। देखेंगे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, द सिविल सर्विस। सिविल सर्विस की शुरुआत अंग्रेजों ने की। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज justly regarded as the founder of British civil services in India। भारत में अगर सिविल सर्विसेज की शुरुआत करने का क्रेडिट दिया जाए तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाएगा। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में सिविल सर्विसेज को शुरू करने का काम किया था। यानी सिविल सर्विस एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर ओपन कंपटीशन होता था ताकि, ठीक है, रिक्रूटमेंट किया जा सके, सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट किया जा सके। और इसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को जो कंपटीशन के तहत पूरा किया जाता था उसको आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। मैंने अभी अभी आपको बताया। तो इंडियन सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। ठीक, आप जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया जो था वो अलग अलग छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में डिवाइडेड था और हर एक डिस्ट्रिक्ट में बाबू एक कलेक्टर होता था जो आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करके बहाल किया जाता था। और इस कलेक्टर की जिम्मेवारी होती थी उस पूरे जिले के अंदर से रेवेन्यू कलेक्ट करने की। एक मजिस्ट्रेट होता था, ये मजिस्ट्रेट प्रशासनिक अधिकारी होता था। जैसे आज के पुलिस बलों में डीएसपी, एसपी, ये सारे लोग होते हैं, उसी तरह ये मजिस्ट्रेट की बहाली एक जिले के अंदर में की जाती थी। और ये मजिस्ट्रेट उस पूरे जिले का अधिकारी होता था जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने का काम करता था अपने डिफरेंट डिफरेंट पुलिस बलों के सहायता से। ठीक है। और एक जज की भी बहाली ये लोग करते थे आईसीएस के तहत, जो जस्टिस को एडमिनिस्टर करने का काम करता था। यानी लोगों के लिए न्यायिक व्यवस्था को देखने का काम इस जज की होती थी। कोई दिक्कत समझ में आ गया? यानी आईसीएस के तहत तमाम अलग अलग अधिकारियों की व्यवस्था ये लोग करते थे। कलेक्टर जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, मजिस्ट्रेट जो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जज जो न्याय विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ये सारे लोग आईसीएस के तहत चुने जाते थे। और इन जितने भी ये बड़े बड़े पोस्ट आपने देखे, इन सारे पोस्टेज पे अंग्रेज ही बहाल होते थे। वो अलग बात है कि भारतीयों को एग्जाम देने का मौका मिलता था, लेकिन जितने छोटे पोस्ट होते थे वो सारे पोस्ट भारतीयों को मिलते थे, जबकि सारे बड़े पोस्टेज जो होते थे वो अंग्रेजों के लिए फिक्स रहते थे। ठीक, आगे आप देखेंगे कॉलोनियल आर्मी एंड इट्स कंपोजिशन, यानी अंग्रेजों के टाइम पे बहाल की गई भारत में आर्मी। ठीक, आर्मी के अंदर क्या बातें होती थी? सबसे पहले, ठीक है, इंग्लिश कंपनी जो होता था वो इंडियन सोल्जर्स को अपनी आर्मी में बहाल करता था, लेकिन उन लोगों को कोई भी हायर पोस्ट नहीं मिलता था। ये बेसिकली आर्मी के अंदर में ये बस आपको क्या बोलते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं जो केवल लड़ने के लिए
या फिर अगर लड़ाई चल रही है तो फर्स्ट रो में खड़े होने के लिए बहाल किए जाते थे। और जितने छोटे पोस्ट होते थे आर्मी के अंदर में, वो सारे छोटे पोस्टेज जो होते थे वो भारतीयों के लिए होते थे, जबकि सारे बड़े पोस्टेज जो होते थे, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के लिए होते थे। ठीक, आई बात समझ में। दूसरी व्यवस्था आर्मी में ये थी कि कंपनी के सोल्जर्स जो होते थे ना, वो मस्कट और मैच लॉक्स, ये सारे हथियार उन्हें दिए जाते थे, जबकि अंग्रेजी इंडियन सोल्जर्स को ये सारी चीजें नहीं दी जाती थी। इंडियन सोल्जर्स को बस आर्चरी का ट्रेनिंग दिया जाता था और स्वॉर्ड का यानी तलवार चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता था। ठीक, यानी इंडियन सोल्जर्स अगर बहाल हुए हैं तो शुरू में उनको केवल धनुष बाण चलाने का ट्रेनिंग और स्वॉर्ड चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता था, जबकि जो कंपनी के लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों को मैचलॉक्स और मस्कट भी दिया जाता था। ठीक है, आई बात समझ में। आगे हम लोग देखेंगे बाबू। तीसरा व्यवस्था यह था कि अंडर द इंग्लिश कंपनी द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, ठीक, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स ये लोग बनाते थे। इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाम के अलग अलग बटालियन की व्यवस्था होती थी ब्रिटिश आर्मी में। जैसे ये आपको 34 इन्फेंट्री रेजिमेंट की ये फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप देखेंगे कि ये एक इन्फेंट्री रेजिमेंट था, यानी अंग्रेजों के द्वारा बहाल किए गए नए नए बटालियन के ग्रुप्स, जिनके तहत ये लोग क्या करते थे, ये बटालियन कैंप जो होते थे, बटालियन जो ग्रुप होते थे आर्मी के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते थे। ठीक, फोर्थली द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी वर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग। और इन्फेंट्री रेजिमेंट के जितने भी सोल्जर्स होते थे, इन लोगों को यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी जाती थी। आगे बात समझ में, ताकि ये लड़ाई करने अगर जाएं तो काफी इफिशिएंटली लड़ाई करें और अंग्रेजों की जीत को ये लोग सुनिश्चित करें। तो ये आर्मी की व्यवस्था थी। इस तरह से हम देखेंगे कंपनी की आर्मी की क्या बात थी। देखेंगे कंपनी ने अपनी खुद की आर्मी बहाल करने का एक तरीका, नीति अपनानी शुरू की। दे वर ट्रेन्ड इन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। आर्मी में जो मेंबर्स बहाल किए जाते थे, जो सोल्जर्स बहाल किए जाते थे, उनकी ट्रेनिंग यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग होती थी बाबू। देख सकते हैं यहाँ आर्मी, अंग्रेजों की बहाल की गई आर्मी। ठीक है, और इनको ड्रिलिंग कराया जाता था, तमाम प्रैक्टिसेज इनको दिए जाते थे। जबरदस्त प्रैक्टिस ये करते थे कि लड़ाई के अंदर में चाहे किसी भी तरह की चीज का सामना करना पड़े, किसी भी सिचुएशन से भिड़ना पड़े, तो उसकी ड्रिलिंग इनके पास पहले से ही होती थी। यानी जबरदस्त प्रैक्टिस करके ये आते थे और शानदार डिसिप्लिन इन आर्मी के अंदर में होता था। ठीक, और ये जो आर्मी होती थी, इन्फेंट्री डोमिनेटेड आर्मी अंग्रेजों की होती थी। आई बात समझ में। आगे हम लोग देखेंगे पुलिस की क्या व्यवस्था अंग्रेजों ने की थी। पुलिस वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द ब्रिटिश रूल। जैसा कि हमने आपको बताया, सिविल सर्विसेज, आर्मी, और फिर तीसरे जो इंपॉर्टेंट पिलर थे वो कौन थे, पुलिस थे, जो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को भारत में इंश्योर करने का काम कर रहे थे। थाना का व्यवस्था होता था, और थाना का जो हेड अधिकारी होता था उसको दरोगा कहा जाता था। फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट बहाल किए जाते थे, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अधिकारी होने का काम करते थे। जैसे आज हमारे एसपी साहब काम करते हैं ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसी तरह अंग्रेजों ने भी पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जिले में बनाया था, जिसको वो लोग डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट कहने का काम करते थे। द पुलिस सक्सीडेड इन कर्बिंग द एंटी सोशल एलिमेंट्स लाइक द ठग्स। जो भारत के उस समय के ठग हुआ करते थे, चोर हुआ करते थे और डकैत हुआ करते थे, इन सारे लोगों को ये पुलिस पकड़ने का काम करती थी। और साथ ही साथ जो नेशनल स्पिरिट भारत के लोगों में पैदा होता था, जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती थी, और उसके अकॉर्डिंग अगर भारत के कुछ लोग, ठीक है, कहीं कहीं आंदोलन भड़काने का काम करते थे, तो उस आंदोलन को सप्रेस करने के लिए भी ये पुलिस वाले जाया करते थे। आगे बात समझ में। पुलिस का मेन काम क्या था, चोर डकैत लुटेरों को पकड़ना, और साथ ही साथ भारत में पल रही जो नेशनलिज्म की भावना थी उसको रोकना। वो क्या करते थे, जैसे ही देखते थे कि किसी एक इंडिविजुअल के अंदर में नेशनलिज्म की भावना विकसित हो रही है, ये 4-5 लोगों को आगे जाकर के मोटिवेट कर सकता है, उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे। देखिए, ये पुलिस विभाग की फोटो आप देख करके समझ सकते हैं कि कैसे अंग्रेजी शासन के टाइम पे पुलिस और उनका यूनिफॉर्म कैसा होता था और वो किस तरह से
अलग अलग पोस्ट पे बहाल किए जाते थे। ये पुलिस की व्यवस्था थी। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है बाबू खत्म हो गया। अभी इस सेशन में हमने क्या देखा कि जो बचे खुचे छोटे छोटे एम्पायर थे उसको अंग्रेजों ने कैसे अपने कंट्रोल में लिया, और साथ ही साथ जब पूरा भारत उनके कंट्रोल में आ गया अवध के कंट्रोल के साथ, तो कैसे उन्होंने भारत में अपना एडमिनिस्ट्रेशन विकसित करने का काम किया, जिसके तहत उन्होंने आईसीएस की व्यवस्था करी, उन्होंने अपनी आर्मी की व्यवस्था करी और काफी जबरदस्त आर्मी की व्यवस्था करी, डिसिप्लिन्ड आर्मी की व्यवस्था करी और एक सुसज्जित पुलिस बल की भी व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तहत किया। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था बाबू खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए तब तक थैंक यू वेरी मच।